तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। डिसेंट इनटू द मॉब, यानी द साइकोलॉजी ऑफ द क्राउड। एक आम इंसान अकेले में बिल्कुल नॉर्मल, काफी समझदार बिहेव करता है, राइट? लेकिन जैसे ही वो किसी बड़ी भीड़ या क्राउड में एंटर करता है, वो कंप्लीटली बदल जाता है। जो इंसान नॉर्मल लाइफ में बहुत काम और रैशनल होता है, न जाने क्यों भीड़ में आते ही अचानक गाड़ियां तोड़ने लगता है या एक्सट्रीम वायलेंट बन जाता है। अकेले में जो शायद कभी किसी को एक अपशब्द भी ना कहें, वो एक अग्रेसिव मॉब का हिस्सा बनते ही पत्थरबाजी करने लगता है या फिर ऑनलाइन जाकर भयंकर गालियां देने लगता है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या भीड़ में जाते ही इंसान का दिमाग लिटरली बदल जाता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी डार्क पर बहुत ही फैसिनेटिंग साइकोलॉजी को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक भीड़ किसी भी अच्छे खासे समझदार इंसान को एक माइंडलेस फॉलोअर में बदल सकती है। इस सवाल का जवाब सच में माइंड बॉगलिंग है। असली मिस्ट्री ये नहीं है कि लोग ग्रुप्स में आकर बदल क्यों जाते हैं। असली सवाल तो ये है कि ये ग्रुप्स एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन के साथ करते क्या हैं। जब एक मॉब आसपास होती है तो ब्रेन फिजिकली कैसे ऑल्टर हो जाता है। देखिए, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है जो हमारे डेली इंटरैक्शंस, हमारे पॉलिटिकल चॉइसेस और पूरी सोसाइटी के डिसीजंस को डीपली शेप करती है। भीड़ के आते ही दिमाग के अंदर कुछ बायोलॉजिकल स्विचेस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ इंडिविजुअलिटी। हमें हमेशा लगता है ना कि हम सब इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, पर सोशल साइकोलॉजी डेकेड्स से एक अलग ही, थोड़ी डिस्टर्बिंग रियलिटी दिखाती आ रही है। ऑब्वियस रियलिटी और ग्रुप के गलत आंसर के बीच का फर्क 1950s का फेमस सोलोमन आश एक्सपेरिमेंट इस इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ देता है। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बड़ा ही सिंपल था। पार्टिसिपेंट्स को बस बोर्ड पर ड्रॉ की गई कुछ सिंपल लाइंस को कंपेयर करके बताना था कि कौन सी लाइन मैच करती है। आंसर इतना ऑब्वियस था कि कोई छोटा बच्चा भी सही बता दे। पर ट्विस्ट पता है क्या था? रूम में बैठे बाकी लोगों ने इंटेंशनली, जानबूझकर गलत आंसर देना शुरू किया। और जब एक के बाद एक लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब देने लगे तो शॉक्स लगना शुरू हुए। बहुत से इंडिपेंडेंट और समझदार लोगों ने भी नोइंगली, जानते हुए भी गलत आंसर चूज किया। उन्हें सच बोलने से ज्यादा सोशल रिजेक्शन का डर था। सच्चाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस ग्रुप में फिट होना लग रहा था। इंसान आइसोलेशन से इतना ज्यादा डरता है कि वो अपनी आंखों देखी सच्चाई तक को झुठला देता है। पर आखिर एक इंसान इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों ही करता है? चैप्टर 2, आ सोशल सर्वाइवल सिस्टम। इसका जवाब हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और हमारे एंसेस्टर्स के सर्वाइवल के तरीकों में छुपा है। यहाँ से जन्म लेता है एक बेहद पावरफुल मैकेनिज्म जिसे साइकोलॉजी में सोशल सर्वाइवल सिस्टम कहते हैं। ये इंग्लिश साइकोलॉजिकल टर्म बहुत ध्यान देने वाला है। सोशल सर्वाइवल सिस्टम ये हमारे ब्रेन का वो एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है जहाँ सोशल आइसोलेशन फिजिकली एक डेंजर की तरह रजिस्टर होता है। प्रिमिटिव ट्राइब्स के टाइम पर किसी के लिए भी बाकी लोगों से आइसोलेट होने का सीधा सा मतलब था डेंजर और मौत। अकेले जंगल में सर्वाइव करना नामुमकिन था। इसलिए नेचर ने ह्यूमन ब्रेन को ऐसे वायर कर दिया कि बिलोंगिंगनेस एक फिजिकल जरूरत बन गई। मॉडर्न न्यूरोसाइंस आज ये इफेक्टिवली प्रूव करती है कि जब किसी को ग्रुप से रिजेक्ट किया जाता है तो ब्रेन के एग्जैक्ट वही पेन सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल चोट लगने पर होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फिजिकल पेन जैसा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पीयर प्रेशर इंसान पर इतना डीपली असर करता है। अब इस पूरे एनालिसिस के सबसे टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। चैप्टर 3, डी इंडिविजुएशन, लॉस ऑफ सेल्फ। एक ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल रियलिटी जहां इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी पूरी तरह भूल ही जाता है। इस स्टेट को साइकोलॉजी में डी इंडिविजुएशन कहते हैं। ये टर्म क्लियर होना बेहद जरूरी है। डी इंडिविजुएशन एक ऐसी डेंजरस स्टेट है जहां इंडिविजुअल्स ग्रुप के अंदर आते ही अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस पूरी तरह खो देते हैं। इंसान का अपना मैं तो जैसे खत्म ही हो जाता है और वो बस उस हुम का एक पुर्जा बन जाता है। इसका असर क्या होता है? गिल्ट इंस्टेंटली कम हो जाता है और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है। दिमाग सोचता है कि मैं थोड़ी ना कुछ गलत कर रहा हूँ, ये तो सब लोग कर रहे हैं, अगर कुछ सजा मिलेगी तो सबको मिलेगी, अकेले मुझे थोड़ी। यही एग्जैक्ट रीजन है कि एक मॉब अचानक से वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव बन सकती है, चाहे उसके सारे मेंबर्स अकेले में एकदम पीसफुल और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स ही क्यों ना हों। और ध्यान दीजिए कि डिजिटल वर्ल्ड में ये केओस और भी ज्यादा तेजी से फैलता है। एक ऑनलाइन मॉब के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला, अनोनिमिटी, यानी अपनी पहचान छुपाना, फेक अकाउंट्स बनाना। दूसरा, लो अकाउंटेबिलिटी, जहां किसी को कोई लीगल या सोशल सजा का डर ही नहीं होता। और तीसरा, फास्ट इमोशनल कंटेजन, यानी इमोशंस का इंटरनेट पर आग की तरह फैलना। इंटरनेट इस डी इंडिविजुएशन को इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है कि नॉर्मल
पढ़े लिखे लोग भी अचानक से इंटरनेट आउटरीच और कैंसिल कल्चर में टॉक्सिक पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं। एक छोटा सा नेगेटिव कमेंट कब हजारों लोगों का एक एग्रेसिव डिजिटल मॉब क्रिएट कर दे, पता तक नहीं चलता। लोग कीबोर्ड के पीछे छिपकर ऐसी ऐसी बातें ऑनलाइन लिख देते हैं जो वो रियल लाइफ में किसी के सामने बोलने की शायद कभी हिम्मत भी न करें। तो यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है। हर्ड मेंटालिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि अनकॉन्शियस लेवल पर इंसान ये कभी पूछता ही नहीं कि क्या ये काम सही है, बल्कि वो खुद से पूछता है बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। लोग अपने खुद के पर्सनल मॉरल कंपास को इग्नोर करके बस ब्लाइंड क्राउड सिग्नल्स को फॉलो करने पर मजबूर हो जाते हैं। सही और गलत का फैसला किसी एथिक्स से नहीं होता, बल्कि इस बात से होने लगता है कि मेजॉरिटी का नंबर किसके पास है। इसके बाद आता है चैप्टर 4 व्हेन ग्रुप इक्वल्स आइडेंटिटी। यहाँ फोकस इस रियलिटी पर शिफ्ट होता है कि ग्रुप्स सिर्फ हमारे बिहेवियर को ही इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि एक्चुअली वो हमारी कोर आइडेंटिटी बन जाते हैं। ये वो फिनोमिनॉन है जिसे ग्रुप इक्वल्स आइडेंटिटी कहा जाता है। इसमें इंसान अपनी सेल्फ परसेप्शन को एक ग्रुप के साथ इतना स्ट्रांगली जोड़ लेता है कि इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच का डिफरेंस कंप्लीटली खत्म हो जाता है। फिर चाहे वो कितनी भी इंटेंस पॉलिटिकल डिबेट्स हों, रिलीजियस डिस्कशंस हों या स्पोर्ट्स की फैंडम्स हों, लॉजिकल फैक्ट्स और डेटा को कंप्लीटली इग्नोर करके उस ग्रुप को फियर्सली डिफेंड किया जाता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि तब वो इश्यू कोई लॉजिकल या फैक्चुअल मुद्दा रहता ही नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी और सेल्फ का एक डीप इमोशनल डिफेंस बन जाता है। अगर कोई उसकी ग्रुप आइडियोलॉजी पर अटैक करता है तो उस इंसान को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसके खुद के वजूद पर अटैक हो रहा हो। ऐसे में लॉजिकल डिबेट जीतना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि लड़ाई अब लॉजिक की बची ही नहीं, वो सर्वाइवल की लड़ाई लगने लगती है। अब चैप्टर 5 द इंडियन सोसाइटी कनेक्शन। इस पूरे साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को जमीन पर समझने के लिए हमारी अपनी हाईली कलेक्टिव कल्चर्स का एग्जाम्पल सच में सबसे बेस्ट है, जहां कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्शनली पावरफुल फोर्स होती हैं। एक कलेक्टिव सोसाइटी के अंदर फैमिली आइडेंटिटी, कम्युनिटी इमेज और सोशल अप्रूवल, ये सब मिलकर एक बड़ा इनविजिबल मैकेनिज्म बनाते हैं। एक फियर होता है ना, सोसाइटल जजमेंट या लोग क्या कहेंगे का डर, वो एक्चुअली एक स्ट्रिक्ट साइकोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरह फंक्शन करता है। एक इंसान का हर छोटा बड़ा फैसला, क्या पढ़ना है, किससे शादी करनी है, कैसा करियर चुनना है, वो सब उस ग्रुप अप्रूवल वाले फिल्टर से होके गुजरता है। इस इनविजिबल कंट्रोल की वजह से कई लोग अपनी रियल पर्सनालिटी, अपनी ट्रू पोटेंशियल और अपने एक्चुअल ड्रीम्स का भी डिस्कवर ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी तो बस उस ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने और सोसाइटी के सामने एक परफेक्ट इमेज परफॉर्म करने में निकल जाती है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस क्राउड मेंटालिटी के मजे से बाहर आने का रास्ता भी है। चैप्टर 6 रेजिस्टिंग द क्राउड मेंटालिटी। आइए देखते हैं इस डार्क साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचने का और अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी बनाए रखने का असल वे आउट क्या है। इस ट्रैप से बचने के लिए ये प्रैक्टिकल टूलकिट सच में बहुत काम की है। स्टेप 1, किसी भी नए ट्रेंड या मॉब रिएक्शन को ब्लाइंडली कॉपी करने से पहले एक छोटा सा पॉज लीजिए, सोचें कि क्या ये सच में जरूरी है। स्टेप 2, इमोशनल कंटेजन को थोड़ा नोटिस करना शुरू करें। देखें कि ग्रुप में जो एंगर, हेट या फियर दिख रहा है वो स्प्रेड कहाँ से हो रहा है। क्या ये इमोशन ऑर्गेनिक है या कोई इसे इंटेंशनली ट्रिगर कर रहा है। स्टेप 3, अपना इंडिविजुअल बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिचुएशन में अपना इंडिपेंडेंट दिमाग क्राउड को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा एक्टिव रखनी है। और स्टेप 4, ऑनलाइन एल्गोरिदम से जरा केयरफुल रहिए, क्योंकि ये हमेशा एक्सट्रीमिज्म और आउटरीच को बढ़ाते हैं ताकि यूजर उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। देखिए, ग्रुप्स का हिस्सा बनना और कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ठीक है, पर अपनी इंडिपेंडेंट सोचने की ताकत हर हाल में जिंदा रहनी चाहिए। इस कोट पर सच में थोड़ा ठहर कर सोचना जरूरी है। द ग्रुप सर्वाइव्स, द इंडिविजुअल डिसअपियर्स। यानी ग्रुप जिंदा रहता है पर उसके अंदर का इंसान गायब हो जाता है। एकदम सच है ये वो एग्जैक्ट और सबसे डेंजरस मोमेंट होता है जब इंडिपेंडेंट थिंकिंग अचानक से खत्म हो जाती है और इंसान बस एक ब्लाइंड फॉलोअर, एक माइंडलेस ड्रोन बनकर रह जाता है। किसी भी सोसाइटी या इंटरनेट कल्चर में ये रिस्क हमेशा हर वक्त मौजूद रहता है और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सेल्फ अवेयरनेस। तो इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ यहाँ एंड करते हैं। एक सोसाइटी में ग्रुप आखिर कहाँ एंड होता है और एक सच्चा इंडिविजुअल कहाँ से शुरू होता है? ये बाउंड्री आखिर कहाँ ड्रॉ की जानी चाहिए? अगर साइकोलॉजी और सोशल प्रेशर का ये ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस एनालिसिस को उन सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए जो समझना चाहते हैं कि उनका ब्रेन सोशल सिचुएशंस में और इस आग की तरह फैलती इंटरनेट भीड़ के बीच एक्चुअली काम कैसे करता है। ऐसी ही कॉम्प्लेक्स और डीप नॉलेज को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के क्लियर स्लाइड्स के थ्रू ब्रेक डाउन करते रहने
के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी ऐसे ही माइंड बेंडिंग एनालिसिस आते रहेंगे।